Hello everyone, welcome to Physics Talk. I am your लिप्सा मैम। तो हमने एक टॉपिक शुरू करा था इलेक्ट्रॉनिक्स का जो था ओपाम। तो उसका लेक्चर 1 हमने कवर कर रखा था जिसपे हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था ओपाम का। इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स है उसके क्या क्या काम रहते हैं और वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ा था। इन्वर्टिंग ओपाम क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग ओपाम क्या होता है, ये सब के बारे में हमने पढ़ा। तो आज इस लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ओपाम के बारे में। ओपाम कितने तरह के होते हैं और उनका क्या क्या रोल होता है, बेसिक रोल्स क्या होते हैं और उसके आउटपुट्स क्या होते हैं, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 7 तरह के ओपाम होते हैं, और भी कई तरह के होते हैं लेकिन ये सारे मेजर्स यूज्ड ओपाम है। तो हमने नॉन इन्वर्टिंग के बारे में पढ़ रखा था, इन्वर्टिंग के बारे में पढ़ रखा था। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि वोल्टेज फॉलोअर एम्पलीफायर, समिंग एम्पलीफायर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर और प्रिसिशन रेक्टिफायर के बारे में। तो पहले हम चलते हैं वोल्टेज फॉलोअर। नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग हमने कर रखा था लेक्चर 1 में। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके पहले वो वीडियो देखे, फिर इस पे वापस आए। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे वोल्टेज फॉलोअर ओपाम क्या होता है। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो आउटपुट वोल्टेज हमें ओपाम का मिलेगा वो इनपुट के वोल्टेज को फॉलो करता होगा, उसे हम कहते हैं वोल्टेज फॉलोअर्स। तो मैंने सारे नोट्स यहाँ पर कर दिए हैं, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है कि वोल्टेज फॉलोअर इज एन ओप-एम्प circuit whose output voltage straight away follows the input voltage, that is output voltage equivalent to input voltage। मतलब जो आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा वही आपका इनपुट वोल्टेज के साथ इक्वल होगा। The open circuit does not provide any amplification, thus its voltage gain is unity। ऑब्वियसली देखो यहाँ पर इसका बेसिक डायग्राम है, ये है आपका इनपुट वोल्टेज और ये है आउटपुट वोल्टेज। दिख रहा है कि आपने जो इनपुट, सपोज आपने यहाँ 2 वोल्ट के इनपुट वोल्टेज दे रखा, तो आपको आउटपुट भी वही 2 वोल्ट का मिलेगा, कोई लॉस उस पर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर कोई फीडबैक नहीं है, मतलब कोई रजिस्टर नहीं है, सीधा नेगेटिव से फीडबैक कनेक्ट हुआ है आउटपुट से। तो वोल्टेज ड्रॉप होने के लिए या फिर इंक्रीज होने के लिए हमने यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं लगा रखा है ना। तो सीधा क्या कर रहा है कि इनपुट वोल्टेज को फॉलो कर रहा है, इसीलिए इसका नाम वोल्टेज फॉलो है। कभी कभी हम इसे बफर एम्पलीफायर भी कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली वोल्टेज को फॉलो कर रहा है ना। तो इसे हम बफर एम्पलीफायर कह सकते हैं, आइसोलेशन एम्पलीफायर कह सकते हैं। तो इसका मेन पर्पस यही है कि आपने जो इनपुट दे रखा बिना लॉस हुए आपको वही आउटपुट मिले, इसीलिए हम वोल्टेज फॉलोअर ओप एम्प जो है वो यूज करते हैं डिवाइसेस में। तो हमें पता है कि गेन की इक्वेशंस क्या होती है, मतलब फॉर्मूला क्या होती है। तो हमें पता है कि गेन इज नथिंग बट ए एफ इक्वल्स टू 1/RA अपन RI, है ना। तो देखो यहाँ पर RF तो 0 हो गया, कोई भी हमने फीडबैक रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, तो हमारा जो गेन क्या होगा वो सिंपली 1 होगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस गिवन है और वहां पर दे रखा कि यहाँ का गेन जो है वो 1 है, तो आप पता करो कि कौन सा ओपाम लगा होगा। तो आप आसानी से बता सकती हो कि ये वाला वोल्टेज फॉलोअर ओपाम लगा होगा, है ना। कभी कभी हम इसे बफरिंग एम्पलीफायर भी कहते हैं। तो फिर हम चलते हैं समिंग एम्पलीफायर पे। तो यहाँ पर भी नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर समेसन हो रखा है ना। मतलब अगर आपको एक ओपाम दे रखा और ओपाम में काफी सारे इनपुट वोल्टेज, मतलब मोर देन वन इनपुट वोल्टेज गिवन है, सपोज V1 V2 V3। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ओपाम सारे वोल्टेज को सम करके आउटपुट आपको देता है, हम उसे कहते हैं समिंग एम्पलीफायर। ठीक है। So we can design an op-amp circuit to combine a number of input signals and to produce a signal output as a weighted sum of input signals. The summing amplifier is basically an op-amp circuit that can combine numbers of input signals to a single output that is weighted सम ऑफ द अप्लाइड इनपुट्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस डायग्राम में V1 V2 V3 अप टू Vn गिवन गिवन है हमें। रेजिस्टर्स R1 R2 R3 अपन Rn गिवन है। तो चलो इसका समिंग वोल्टेज जो है वो निकालते हैं। ठीक है। तो हमें पता है कि अगर पैरेलल में करंट आ रहे हैं तो करंट क्या होता है, फाइनल करंट I विल बी I1 प्लस I2
प्लस I3 अप टू IN। ये तो हमें पता है कि अगर पैरेलल में कोई सा सर्किट हमें गिवन है तो उसके जो करंट है वो सारे ऐड हो जाते हैं, है ना। तो अब यही जो करंट I आ रहा है वही तो करंट फीडबैक में जा रहा है ना। तो अगर ये V नॉट है और ये V है तो हम लिख सकते हैं इसे V नॉट माइनस V अपन R। ये हम लिख सकते हैं RF, ये वाला रजिस्टर है RF। तो हम अगर ओम्स लॉ लगाए तो V नॉट माइनस V अपन RF विल बी I, ये हमें पता है ना। तो इससे I1 को हम अगर ये हो गया V1 V2 V3 तो हम I1 को भी कुछ इस तरह लिख सकते हैं V1 अपन R1। I2 को भी लिख सकते हैं V2 अपन R2, है ना। हम ये सब आसानी से लिख सकते हैं। तो हम इस करंट को जो है ओम से लगा के वोल्टेज और रजिस्टर की फॉर्म में लिख देते हैं। तो I1 होगा V1 अपन R1, I2 होगा V2 अपन R2, I3 होगा V3 अपन R3, है ना। अप टू IN होगा VN अपन RN। तो यहाँ पर देखो ये जो है ये वाला ग्राउंडेड है, इसका मतलब यहाँ पर जो V होगा ये 0 होगा, मतलब ये वाला वोल्टेज होगा वो 0 होगा। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 में हमने डिस्कस कर रखा। तो इससे हम लिख सकते हैं V नॉट अपन RA इज इक्वल टू V1 अपन R1 प्लस V2 अपन R2 एंड सो ऑन। लेकिन देखो यार ये जो है ये नॉन इन्वर्टिंग है, सॉरी इन्वर्टिंग है, मतलब नेगेटिव में वोल्टेज गिवन है। इसका मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज होगा ये माइनस V नॉट होगा, है ना, क्योंकि तो ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। तो इसे हम माइनस V नॉट लिखेंगे। इसका मतलब अगर हम V नॉट निकाले आर एफ यहाँ पे चला जाएगा RHS में, तो ये हो जाएगा माइनस RF अपन, अगर R1 R2 R3 सबको हम R ले लें तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अपन VN, है ना। मैंने सारे R1 सिंप्लीफिकेशन के लिए सबको मैंने R ले लिया, ठीक है। तो इसे हम इस कुछ इस तरह लिख सकते हैं, है ना। तो अगर हम पूरा V नॉट निकाले ये हो जाएगा V नॉट इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर हम RF इक्वल टू RI ले लेते हैं और भी सिंप्लीफिकेशन के लिए RF इक्वल्स टू R ले लेते हैं। तो V नॉट हो जाएगा माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू VN। कुछ हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अगर आपको एक समिंग एम्पलीफायर दिया हुआ है और उसका आउटपुट वोल्टेज पूछे, हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। अगर आप R1 R2 को R ना लें तो इससे भी आप इसे लिख सकते हैं, इसके सिंप्लीफिकेशन, है ना। तो ये हो गया समिंग एम्पलीफायर। इसके नाम से ये पता चल जाता है कि जो इनपुट वोल्टेजेस है वो सारे वोल्टेजेस क्या होंगे, अपने आप में ही ऐड हो जाएंगे। तो उसके अगला वाला है इंटीग्रेटर। तो ये आप याद रखना कि अगर फीडबैक सर्किट में कैपेसिटर गिवन है तो वो सर्किट इंटीग्रेटर सर्किट कहलाता है, और अगर रजिस्टर गिवन है तो वो सर्किट डिफरेंशिएटर सर्किट कहलाता है ना। ये तो हमने पढ़ भी रखा होगा कि कैपेसिटर में क्या होता है कि सारे जो वोल्टेजेस है वो डिवाइड हो जाते हैं। तो जो यहाँ पर हमने इनपुट दे रखा कैपेसिटर, यहाँ पर जो है वोल्टेज इनपुट डिवाइड हो जाएंगे, और यहाँ पे जो रजिस्टर दे रखा उसमें सारे वोल्टेजेस क्या होंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे। ये हमने बेसिक मैथ में भी पढ़ रखा होगा कि कैपेसिटर मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने कर रखा होगा, कैपेसिटर जो है वो डिफरेंशिएट करता है और रजिस्टर जो है वो इंटीग्रेट करता है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि अगर इनपुट में रजिस्टर है और आउटपुट में कैपेसिटर तो होगा इंटीग्रेटर, और अगर वाइसा वर्सा है मतलब इनपुट में कैपेसिटर और आउटपुट में रजिस्टर है तो वो होगा डिफरेंशिएटर, राइट। तो अब हम इसका आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे। तो पहले हम बता देते हैं कि क्या है इंटीग्रेटर। So the op-amp integrator is an operational amplifier circuit that performs the mathematical operation of integration। और इंटीग्रेशन क्यों होता है, क्योंकि रजिस्टर है इनपुट में, है ना। So it can cause the output to respond to changes in the input voltage over time, as the op-amp integrator produces an output voltage which is proportional to the integral of the input voltage। जो मैंने अभी कहा वही मैंने लिखा है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, है ना। तो अब हम निकालते हैं इसका आउटपुट वोल्टेज। तो देखो अगर यहाँ पर ये भी नॉन इन्वर्टिंग है, दिख रहा है नेगेटिव में इनपुट है और ये वाला ग्राउंडेड है। तो अगर यहाँ से कोई करंट पास होगा तो यही करंट ही इस तरफ पास होगा, है ना। और तो कहीं लॉस होने के चांसेस है नहीं। तो सपोज यहाँ पर करंट I पास हो रहा है और क्योंकि ये ग्राउंडेड है तो यहाँ पर जो वोल्टेज है
बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड ये हो जाएगा 0, है ना। तो अगर हम करंट की वैल्यू निकालें तो हम इसे अगर सपोज हम आई ले ले और इसे आई एफ, तो आई मतलब इनपुट करेंट इक्वल्स टू द फीडबैक करेंट, है ना। तो आई को ओम्स लॉ लगाएं तो ये हो जाएगा वी एस माइनस 0 अपन आर इज 0 माइनस वी नॉट अपन आर। लेकिन देखो यार, यहाँ पर जो है एक कैपेसिटर है, इसका मतलब ये वाला हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो है वो कैपेसिटर है। तो जो बेसिक हम ओम्स लॉ लगा रहे हैं इसे हम डायरेक्टली ओम्स लॉ ना लगाकर हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि वी एस अपन आर विल बी इक्वल टू कैपेसिटर सी डी वी नॉट अपन डी टी। ठीक है, इस वी नॉट को हम वी नॉट माइनस 0 लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला तो 0 है तो हम सिर्फ डी वी नॉट मैंने लिखा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज पास होगा यहाँ पर डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है कैपेसिटर जो सिर्फ एसी कंपोनेंट को अलाउ करता है, डीसी कंपोनेंट को नहीं। इसलिए अगर हम कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ले रहे हैं तो वो 0 हो जाएगा, और अगर एसी है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये तो हमें पता है ना। तो हम इसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं विच इज वी एस अपन आर इक्वल्स टू सी डी वी नॉट अपन डी टी। तो अब हम यहाँ से अगर वी नॉट की वैल्यू निकालें तो ये डेरिवेटिव इधर आके इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना। तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? और अनदर थिंग इसके यहाँ पर जो है इन्वर्टिंग है तो ये हो जाएगा माइनस सी डी वी नॉट अपन डी टी, राइट। तो वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी -1 अपन सी आर इंटीग्रेशन ओवर वी ए डी टी। और अगर हम टाइम डेरिवेटिव यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं तो लिमिट हो जाएगा 0 से 3, है ना। तो अगर इंटीग्रेटेड सर्किट आपको गिवन है उसका आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरह आपको दिखेगा। तो ये हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है डिफरेंशिएटर सर्किट। तो क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट है वहां पर लग रखा है कैपेसिटर, इसका मतलब यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज होगा वो डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में आएगा, है ना। तो अगर यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है तो उसका जो आउटपुट आएगा वो भी डिफरेंशिएशन पे आएगा, है ना। तो पहले हम जान लेते हैं कि क्या होता है डिफरेंशिएटर सर्किट। So the basic operational amplifier differentiator circuit produces an output signal which is the first derivative of input signal. देखो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव है क्योंकि एक ही कैपेसिटर लग रखा है ना। The input signal to the differentiator is applied to the capacitor. The capacitor blocks any DC content, so there is no current flow to the amplifier. समिंग पॉइंट एक्स results in जीरो आउटपुट वोल्टेज। ये हमें पहले से ही पता है कि अगर कोई कैपेसिटर आपको गिवन है वो कोई भी डीसी करंट को जाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि डीसी जो है वो कंस्टेंट वोल्टेज होता है, और क्योंकि वोल्टेज को टाइम डेरिवेटिव निकालता है कैपेसिटर, मतलब डिफरेंशिएट कर देता है। तो अगर वोल्टेज आपका कांस्टेंट है तो वहां की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। लेकिन अगर कोई एसी पास कर रहा है, सपोज साइन वेव एक पास कर रहा है, तो हम उसका डेरिवेशन निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस है और टाइम के हिसाब से चेंजेस होता है। तो इस पे भी वही लिखा है कि अगर कोई डीसी कंटेंट है तो आपको क्या आउटपुट वोल्टेज 0 मिलेगा। The capacitor only allows AC type of input voltage changes to pass through and whose frequency is dependent on the rate of change of the input signal. तो यहाँ पर आपका सर्किट गिवन है, आप सर्किट को देख सकते हो। देखो यहाँ पर इनपुट में एक कैपेसिटर लगा है जिसका वोल्टेज है वीसी, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज दे रखा। तो करंट जो है ये इधर आई इन पास कर रहा है और इधर आई एफ। दोनों आई इन ऑब्वियसली विल बी इक्वल्स टू आई एफ, क्योंकि देखो दूसरा वाला तो ग्राउंडेड है। यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज को हम 0 ले लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर ये ग्राउंडेड है, आज पर तो वोल्टेज ग्राउंडेड कॉन्सेप्ट, ये वाला 0 हो जाएगा। तो देखो जब यहाँ पर हमने आउटपुट दिया था हम डिफरेंशिएटर कंसिडर करा था क्योंकि कैपेसिटर था। अब इनपुट में हम डिफरेंशिएटर कंसिडर करेंगे, है ना। तो ये वाला हो जाएगा सी। अगर कैपेसिटर में एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी है तो ये हो जाएगा सी डी वी सी अपन डी टी विल बी वी टू माइनस वी नॉट अपन आर एफ। देखो ये भी इन्वर्टिंग है तो इसमें एक नेगेटिव आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर हम इसमें वी नॉट की वैल्यू निकालें तो देखो वी टू तो इधर 0 है क्योंकि ग्राउंडेड। अगर ये वी वन हुआ, ये वी टू हुआ, ग्राउंडेड है तो ये 0 मतलब ये 0 है ना, तो ये वाला 0 हो गया। तो
देखो ये वाला नेगेटिव इधर आ जाएगा तो कंसीडर करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव कोई कोई एक साथ पे आप नेगेटिव कंसीडर करो, क्योंकि देखो एक ही डायरेक्शन मैंने यहाँ पर कंसीडर कर रखा ऑपोजिट। अगर डायग्राम के हिसाब से जाए तो ये हो जाएगा V2 माइनस V0 अपन R, और ये वाला नेगेटिव हम उस हिसाब से करते हैं ना, समझने में आसानी होगी आपको। तो हम V0 निकालेंगे, तो यहाँ पर -C dVC/dt विल बी 0 माइनस V2 अपन RF। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर करना है आपको। तो V2 और V0, सॉरी वाला V0 विल बी -C RF dVC/dt। ठीक है, तो V0 की वैल्यू हो जाएगी कैपेसिटेंस इनटू द फीडबैक रेजिस्टेंस dVC/dt। तो आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि इसमें देखो आपका इंटीग्रेशन हुआ था और आरसी डिनोमिनेटर में था, यहाँ पर क्या है आरसी न्यूमरेटर में है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन हुआ था और यहाँ पर डिफरेंशिएशन, दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है। आप चाहो तो कोई एक सा याद रख लो, दूसरा वाला अपने आप सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो अब हम जाते हैं प्रिसिशन रेक्टिफायर। तो प्रिसिशन रेक्टिफायर क्या होता है कि जिसमें आपको एक डायोड गिवन हो, ठीक है, इसे हम कभी कभी सुपर डायोड भी कहते हैं, जो प्रिसिशन में हेल्प करता है, और ये एक रेक्टिफायर की तरह यूज होता है। सो द प्रिसिशन रेक्टिफायर ऑल्सो नोन एज सुपर डायोड, कभी कभी हम इसे लॉगरिथमिक एम्पलीफायर भी कहते हैं, is a configuration obtained with an operation amplifier in order to have a circuit behave like an ideal diode and rectifier। हमें पता है कि एक डायोड जो है वो एक रेक्टिफायर की तरह बिहेव करता है ना। तो ये भी हम आइडियल डायोड से एज एन रेक्टिफायर यूज करते हैं। So it is very useful for high precision signal processing. With the help of precision rectifier, the high precision signal processing can be done very easily. Mostly ये आपके एग्जाम्स में नहीं आता, आप बस इसका आइडिया रख लो। एग्जाम्स में आपका लॉगरिथमिक या प्रिसिशन रेक्टिफायर नहीं आएगा, लेकिन देखो यहाँ पर हम आउटपुट में एक डायोड इसलिए लगाते हैं ताकि अगर कुछ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ रहे हैं उसे हम एम्पलीफाई कर सकें। ठीक है, तो ये इसका बेसिक डायग्राम है, उसके कैलकुलेशन वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में वो आते भी नहीं है। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इसके रिलेटेड। ये सारे कवर हो गए कि कैसे कैसे एम्पलीफायर्स होते हैं और उनका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम देखो काफी आसान है, आप स्क्रीन को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर नहीं होता तो हम सोल्यूशन देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर कहा कि कैलकुलेट अ क्लोज लूप गेन। तो देखो यहाँ पर कोई भी फीडबैक रजिस्टर नहीं है, तो आसानी से आंखें मूंद कर आप लिख सकते हो यहाँ पर जो गेन होगा वो 1 होगा, क्योंकि ये है एक वोल्टेज फॉलोअर एम्पलीफायर, है ना। सीधा सीधा पता चल रहा है कि एक वोल्टेज फॉलोअर ओप एम्प है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आरएफ नहीं है, मतलब आरएफ 0। तो यहाँ पर आप कुछ भी रजिस्टर्स गिवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर कुछ लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लोज लूप गेन होगा वो होगा ए इक्वल टू 1, क्योंकि ए है 1 प्लस आर एफ 1 आर आई। यहाँ पर क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग है ये हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव में आउटपुट आ रहा है नेगेटिव में है, आर एफ होगा 0, ए विल बी 1। सॉरी ये वाला इन्वर्टिंग है क्योंकि नेगेटिव में है ना। तो ये वाला नॉन इन्वर्टिंग है क्योंकि पॉजिटिव में गिवन है, तो वी आई इज नॉन इन्वर्टिंग, और नॉन इन्वर्टिंग के लिए गेन का फॉर्मूला ये होता है। अगर इन्वर्टिंग होता तो गेन का फॉर्मूला होता माइनस आर एफ अपन आर आई। ठीक है, अगर पॉजिटिव में गिवन है आपका वोल्टेज तो ये होगा नॉन इन्वर्टिंग, और अगर नेगेटिव में है तो होगा इन्वर्टिंग। यहाँ पर पॉजिटिव में है तो ये होगा नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प के साथ साथ ये एक वोल्टेज फॉलोअर ओप एम्प भी है। ओके, तो दूसरे वाले प्रॉब्लम पे जाते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लेकिन सॉल्व करने के लायक है, तो आप स्क्रीन को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, अगर नहीं हुआ फिर आप सोल्यूशन दे। ठीक है, मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। तो यहाँ पर देखो पूछा है कि इनपुट वोल्टेज उन्होंने दे रखा, वी आई इज 2 sin ओमेगा टी मिली वोल्ट,
और हमें करंट आई नॉट पूछा है, मतलब ओपाम के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू कितना है, ये वाला आई नॉट हमें पूछा है। ठीक है, क्योंकि करंट पूछा है तो हम क्या करते हैं कि सारे वोल्टेज को करंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो आपको वी आई गिवन है, यहाँ पर आर आई आपको गिवन है, आपको ओम्स लॉ के हिसाब से पता है वी इक्वल टू आई आर, मतलब आई जो हो जाएगा ये वाला करंट आई वन हो जाएगा वी अपन आर आई। वी जो है वो है 2 sin ओमेगा टी मिली वोल्ट को हम वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। और आर आई जो है वो है 1 किलो, मतलब 10⁻³ ओम, है ना। तो ये हो जाएगा 2 sin ओमेगा टी 10⁻⁻6 एम्पियर, मतलब 2 sin ओमेगा टी माइक्रो एम्पियर। तो मुझे आई आई जो है वो मिल गया, लेकिन मुझे निकालना है आई नॉट। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा सर्किट को सॉल्व करते हैं। ये अगर आई नॉट है, ये अगर आई वन है, और ये दोनों पैरेलली कनेक्ट होकर यहाँ पर आ रहे हैं आई एल, है ना। मतलब हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं केसीएल लगा के कि आई एल हो जाएगा आई नॉट प्लस आई वन, है ना। आप केसीएल अप्लाई कर सकते हो कि सम ऑफ द इनपुट करेंट विल बी इक्वल टू द आउटपुट करेंट। तो ये अगर इनपुट हो रहे हैं आई नॉट और आई वन, तो ये वाला आई एल, तो आई एल हो जाएगा आई नॉट अपन आई वन। तो देखो मुझे आई वन मिल गया, मुझे आई एल भी मिल सकता है अगर मैं यहाँ पर वी नॉट निकाल दूँ तो, है ना। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाते हैं और आई एल निकालते हैं। तो हमें पता है कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाए तो ये वाला करंट आई आई, ये वाला करंट आई आई के साथ इक्वल होगा, इसका मतलब वी आई अपन, यहाँ पर देखो ये वाला ग्राउंडेड है तो ये 0 हो जाएगा, तो वी आई माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम will be equals to 0 माइनस वी नॉट अपन 10 किलो ओम, है ना। तो यहाँ से हम वी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं 20 sin ओमेगा टी मिली वोल्ट, क्योंकि देखो ये वाला 2 sin ओमेगा टी है, इसका किलो ओम कट जाएगा, ये वाला 10 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे आई आई मिल गया, वी नॉट मिल गया। तो आई एल इज नथिंग बट वोल्टेज अपन रेजिस्टर, है ना। वी नॉट अपन आर एल गिवन है 4 किलो ओम, तो ये हो जाएगा 20 sin ओमेगा टी मिली वोल्ट, मतलब 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻³। तो आई एल की वैल्यू हो जाएगी -5। तो यहाँ पर वी नॉट की जो वैल्यू होगी ना वो नेगेटिव होगी, क्योंकि देखो ये वाला जो है नॉन सॉरी इन्वर्टिंग है, नेगेटिव में, तो वोल्टेज जो होगा वो नेगेटिव में आएगा, तो आई एल जो होगा वो भी नेगेटिव में आएगा। इसका जो साइन है इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो जाती है। देखो मैं भी कर रही हूँ, है ना। तो आई एल की वैल्यू हो जाएगी -5 sin ओमेगा टी माइक्रो एम्पियर। तो देखो मुझे आई एल मिल गया, मुझे आई आई मिल गया, मुझे चाहिए था आई नॉट। तो आई नॉट होगा आई एल माइनस आई आई, आई एल की वैल्यू गिवन है, आई आई की वैल्यू गिवन है, सो इट विल बी -5 sin ओमेगा टी और -2 sin ओमेगा टी, विच विल बी -7 sin ओमेगा टी माइक्रो एम्पियर, राइट। आपको पता चला है कैसे होगा, वो देखना नेगेटिव का साइन कितना, वो नेगेटिव वाला कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है कैलकुलेशन में, है ना। तो आप बस ऑब्जर्व करो कि ओपाम इन्वर्टिंग है नॉन इन्वर्टिंग, अगर इन्वर्टिंग है तो झट से नेगेटिव वोल्टेज डाल दो, अगर इन नॉन इन्वर्टिंग है तो पॉजिटिव, है ना। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि इसी टाइप के और इसी लेवल के जो क्वेश्चन है वही आएंगे आपकी जान में या सीओ सेट में, ठीक है। तो अब तीसरे सवाल देखते हैं, ये वाला जो है आपका होमवर्क है, आप थोड़ा सा ट्राई करो, और अगर नहीं होता है फिर मुझे पूछो। तो देखो मैं थोड़ा सी हिंट दे देती हूँ, यहाँ पर आई नॉट पूछा है, मतलब ये जो अंदर की तरफ जो करंट जा रहा है इसका वैल्यू पूछा है। यहाँ पर ऑलरेडी एक एम्पलीफायर लग रखा, यहाँ पर एक वोल्टेज और रजिस्टर है, यहाँ पर एक करंट आई वन आ रखा है, दोनों देखो एक दूसरे के तरफ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये दो करंट जो है ये ऐड होंगे और यही वाला करंट फ्लो करेगा इस पे, ठीक है। मतलब आप इजीली आई वन निकाल सकते हो, और वही आई वन फ्लो कर रहा है आई टू में। फिर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगा के, जैसे हम पिछले वाला प्रॉब्लम सॉल्व करे थे, वी नॉट निकालो, और वी नॉट निकालने से आपको आई एल की वैल्यू पता चल जाएगा। और यहाँ पर देखो ये वाला करेंट
जो है वो इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। मतलब अगर आप केसीएल लगाओ तो I2 विल बी I0 प्लस IL, और आपको चाहिए I0 की वैल्यू, इसका मतलब ये हो जाएगा I2 माइनस IL। तो I2 आप इजीली निकाल सकते हो यहाँ से, IL आप इजीली निकाल सकते हो यहाँ से। तो ये आप सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताओ, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर फिजिक्स टॉक के टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हो। तो बाकी के प्रॉब्लम्स जो है वो हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपने तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करो, और कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। थैंक यू।